आज हम बीए फर्स्ट ईयर की प्रथम प्रश्न भौतिक भूगोल के एक टॉपिक पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो क्योंकि सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है भूगोल में कि जिस पृथ्वी पर या जिस ग्रह पर हम रहते हैं उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। यद्यपि इस पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं। उनमें से कुछ परिकल्पनाओं को अब मान्यता भी प्राप्त नहीं है और कुछ ऐसी परिकल्पनाएं हैं जो कि एकदम ये सिद्ध करती है कि पृथ्वी की उत्पत्ति उस प्रकार से हुई होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ग्रहों की या पृथ्वी की उत्पत्ति है उसमें कितने तारों ने भाग लिया है, यानी कि भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिकों ने और भूगोलवेत्ताओं ने इन संकल्पनाओं को, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति की संकल्पना के दो भाग विभाजित किए हैं। एक है अद्वैतवादी संकल्पना और दूसरी है द्वैतवादी संकल्पना। आपको दिखाई दे रहा होगा सामने। तो अब हम चूँकि बात करेंगे सबसे पहले अद्वैतवादी संकल्पना की। इस अद्वैतवादी संकल्पना को हम लोग एक तारक संकल्पना या पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इस संकल्पना के बारे में जिस भी भूगोलवेत्ता ने बात की है वो उसके अनुसार पृथ्वी की और जितने भी ग्रहों की उत्पत्ति हुई है वो केवल एक वस्तु या एक ही तारे से हुई है, यानी कि पूरे सौरमंडल की जो उत्पत्ति है वो एक ही वस्तु या तारे से हुई है। और इसके लिए सबसे पहले बताया था हमें, सबसे आपकी जो 1 नंबर की जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए भी एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि सबसे पहले इस अद्वैतवादी संकल्पना को कास्ते द बफन नाम के फ्रांसीसी विद्वान ने दिया था। उसके बाद इमैनुएल कांट, लाप्लास, रॉस और लॉकियर ये भी इसी प्रकार की परिकल्पना के बारे में बताते हैं। तो अब इसमें जब हम बात करेंगे सबसे पहले कांट की वायव्य राशि की परिकल्पना के बारे में, क्योंकि हमारी सभी जो भले ही मैं आपको बहुत सारी परिकल्पनाएं जो जिन विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने दी हैं उनके नाम बता रही हूँ, लेकिन हमारे कोर्स में केवल 3 ऐसे भूगोलवेत्ता हैं जिनकी परिकल्पनाओं के बारे में हमें विस्तृत जानकारी लेनी है। जैसे कि सबसे पहले तो कांट की परिकल्पना है, उसके बाद में लाप्लास की परिकल्पना है और उसके बाद हम द्वैतवादी संकल्पना जिन भूगोलवेत्ताओं ने दिए हैं उनमें से एक भूगोलवेत्ता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कांट की वायव्य राशि परिकल्पना के बारे में पढ़ते हैं। वायव्य या गैसियस परिकल्पना। तो सबसे पहले ये जो परिकल्पना है ये दी है जर्मन दार्शनिक थे इमैनुएल कांट। उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बताया 1755 में। तो अब चूँकि ये कहा जाता है कि ये जो परिकल्पना है वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों के पर आधारित है। हालांकि शुरुआत में तो जब ये इस परिकल्पना का प्रतिपादन हुआ था तो सबने इस परिकल्पना का बहुत अधिक जिसे कहते हैं कि बहुत अधिक से परिकल्पना की सराहना की थी, लेकिन बाद में ये बिल्कुल तर्कहीन प्रमाणित हो गई, क्योंकि ये कहा गया था कि ये जो जितने भी ये परिकल्पना जिन नियमों पर आधारित है या जिस गणित के नियमों पर आधारित है वो बिल्कुल गलत या कल्पित हैं। अब चूँकि अब हमें ये पता नहीं है कि कौन से ऐसे नियम थे जिनके आधार पर इस परिकल्पना की रचना हुई है, तो पहले हम उसके बारे में बात कर देते हैं कि कांट ने जब इस कल्पना को बताया तो उन्होंने ये माना कि प्राचीन काल में, मतलब बहुत पुराने समय में ब्रह्मांड में दैव निर्मित आद्य पदार्थ प्रीमॉर्डियल मैटर ऐसे बिखरे हुए थे, मतलब कि वो थे वहाँ पर, जो पदार्थ थे वो वहाँ पर थे। और शुरू में तो ये पदार्थ बहुत ज़्यादा कठोर थे, शीतल थे, गतिहीन थे,
मेरे ख्याल से कठोर तो आप समझते हो, हार्ड, शीतल यानी कि ठंडे, और गतिहीन यानी कि जो घूम नहीं रहे थे बल्कि स्थिर थे। बाद में कांट ने मान लिया कि इनमें जब इन सारे पदार्थों में आपस में आकर्षण हुआ तो ये कण जो थे वो एक दूसरे से टकराने लगे। अब जब आपस में जब टकराव हुआ तो ताप और भ्रमण गति का आविर्भाव हो गया, मतलब कि उसकी उत्पत्ति हो गई। आपस में टकराने के कारण ताप की और इनमें जो गति थी, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो स्थिति थी वो इनमें होने लग गई। ताप में लगातार वृद्धि होती गई, जिससे ये जितना भी पदार्थ था वो एक गैसियस या वायव्य राशि में बदल गया। और जो ताप और भ्रमण गति के कारण क्या हुआ, भ्रमण गति को हम इंग्लिश में रोटेशन भी कहते हैं, घूर्णन, परिभ्रमण, परिक्रमण, आप इसको कुछ भी इस रूप में ले सकते हैं। उसकी उस वजह से तो ये हुआ कि सबसे पहले जो ठंडी और गतिहीन जो जितना भी पदार्थ था वो एक गर्म और गतिशील यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले उस निहारिका में या नेबुला में बदल गया। और ये जो निहारिका थी ये ताप की उत्पत्ति के साथ घूमने लगा, उसके आकार में वृद्धि होने लगी, और इस ताप में वृद्धि से निहारिका की जो परिभ्रमण गति थी, जो रोटेशन था उसका, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। और इतनी तेज़ी से ये निहारिका या नेबुला घूमने लगी कि जो इन पर जो केंद्र अपसारित बल, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर जाने वाला जो बल है, उसके प्रभाव से जो निहारिका थी उसके बीच में उभारने लग गया। और ये क्रिया लगातार, क्योंकि धीरे धीरे तीव्र होती जा रही थी, क्योंकि इस पर जो ये बल लग रहा था, केंद्र प्रसारित बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो लगातार तीव्र होता गया और इस पूरे पदार्थ से एक छल्ला निहारिका से बाहर निकल गया। और लगातार ये क्रिया चलती रही, और इस रिपीटिशन या पुनरावृत्ति के कारण उस पदार्थ के जो 9 गोल छल्ले थे वो निहारिका से अलग हो गए। धीरे धीरे करके एक छल्ला जो था वो एक छल्ले के जितने भी पदार्थ थे वो एक स्थान पे एकत्रित होकर के एक गांठ के रूप में हमारे सामने ठंडे होकर के जम के और ठोस हो गए। इस तरह से 9 छल्ले 9 गांठों के रूप में, 9 ठोस पदार्थ के रूप में बन गए और वो 9 ग्रहों के रूप में बदल गए। इससे क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो कांट था उसने ये बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या केंद्र प्रसारित बल के द्वारा निहारिका से जो छल्ले के रूप में पदार्थ अलग अलग निकले हैं और उनसे एक स्थान पर गांठ के रूप में जमकर ठोस रूप से हुई है। और जो बाद में जो मेन जो मौलिक जो मूल था निहारिका का, उसका भाग जो थोड़ा सा रह गया उसको कांट ने सूर्य के रूप में मान लिया। अब और ये भी इसके बाद कांट ने ये भी बताया कि जैसे ये वाली प्रक्रिया थी, ये प्रोसेस जो ऊपर चल रहा था वो जब दोबारा हुआ तो उसके बाद उसमें भी धीरे धीरे उनसे उपग्रहों का निर्माण हो गया। और ये जो नए नए जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाले ग्रह थे वो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की प्रभाव से वलयाकार छल्ले के रूप में अलग हो गए। अब जैसे इनमें से हर छल्ला जो था उसका सारा पदार्थ एक एक स्थान पर ऊपर ग्रहों की तरह पे ही इकट्ठा होकर के उपग्रह बन गया, और ऐसे धीरे धीरे करके सौरमंडल का या सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। मेरे ख्याल से आपको ये जो कांट की जो परिकल्पना है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये मैंने तो फिर भी चलो एक एक अभी आपको एक लाइन से बता दिया है सारा। आप खुद ही इस बारे में सोच सकते हैं कि एक लाइन में इसको कह सकते हैं हम कि किसी एक पदार्थ के लगातार घूमने से, ताप में वृद्धि होने से एक एक करके 9 पदार्थ निकल गए, वो उपग्रह बन गए, और पुनः उसकी उत्पत्ति हुई, उस प्रोसेस की या उस प्रक्रिया की का प्रारंभ हुआ तो पुनः उसमें से छल्ले निकलने लगे तो वो उपग्रह बन गए। यहाँ तक इसका मतलब ये हुआ कि जो कांट की परिकल्पना थी वो हमें काफ़ी समझ में आ गई, कि सरल भी थी, लेकिन शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि ये बाद में तर्कहीन प्रमाणित हुई। और अभी थोड़ा सा हम इसका मूल्यांकन भी कर लेते हैं कि ये जो
पृथ्वी की जो उत्पत्ति है जो कांड ने बताई है वो उसमें क्या कमियां हैं। अब जैसे जो कांड महोदय ने जो कहा था कि भाई उनके आधार पर उन्होंने बताया कि भाई सबसे पहले तो हम ये जितने भी इन्होंने अपनी संकल्पना में जो तथ्य लिए हैं उसमें सबसे पहले तो ये कांड के ऊपर आरोप लगा कि जब जब कण आपस में टकराते हैं तो कणों के आपस में टकराने से कोई उनकी जो रोटेशन गति है या भ्रमण गति है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे क्या होता है कि कोई प्रभाव इससे निहारिका की निरंतर जो लगातार वो कह रहा है कि लगातार भ्रमण गति होती बढ़ने लगी और फिर उसमें लगातार वृद्धि होती चली गई, तो ये तो बिल्कुल गलत ही साबित हो गया। साथ ही दूसरा पॉइंट जो उन्होंने दिया था कि जो पदार्थ है उसमें जो गति है वो कणों के आपसी टकराव से हुई। लेकिन आप लोगों ने सब जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के आधार पर हम ये कह सकते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपस के टकराने से कोई गति तो उत्पन्न होती नहीं है। और जो तीसरा जो मुख्य पॉइंट है उसमें कांट ने कहा था कि निहारिका के आकार में वृद्धि के साथ साथ गति भी बढ़ती गई। लेकिन ये बिल्कुल कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के अनुसार के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जैसे जैसे किसी पदार्थ का आकार बढ़ता जाता है उसकी गति घटती जाती है, और गति बढ़ती है तब आकार घटता है। तो ये जो सारा मूल आधार है ये बिल्कुल ही जो कांट की परिकल्पना का जो मूल आधार था, जब वही गलत साबित हो गया तो फिर पूरी परिकल्पना का कोई महत्व नहीं रह जाता है। बाद में कुछ अन्य विद्वानों ने भी इस परिकल्पना के आधार पर कुछ अपने अपने परिकल्पनाओं को देने का प्रयास किया है। तो हम अब उनके बारे में देखेंगे। जहाँ तक ये समझ में आ गया हो, फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं। और अब लेती हूँ मैं दूसरी परिकल्पना, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। ये परिकल्पना भी अद्वैतवादी परिकल्पना पर आधारित है, अर्थात एक तारे से ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। अब सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं कौन सी भूगोलवेत्ता ने दिया था। तो जो फ्रांस के विद्वान थे लाप्लास, उन्होंने 1796 में इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। उनकी खुद की पुस्तक थी एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, उसमें इन्होंने इसका वर्णन किया था। और ये जो लाप्लास की जो परिकल्पना है बहुत कुछ कांट की परिकल्पना से समानता रखती है। तो लाप्लास ने कांट की कुछ गलतियों को दूर करके और अपने कुछ संशोधित विचार व्यक्त किए थे। अब चूंकि कांट की परिकल्पना में जो 3 दोष थे, उन 3 दोषों में से पहले तो हम 3 दोषों की बात कर लेते हैं, ताकि अगली बार हम ये देखेंगे कि भी जो उनके मुख्य दोष हैं उसको निकाल करके उन्होंने अपनी परिकल्पना में क्या परिवर्तन किया है। तो जो कांट ने ये कहा था, कांट ने जो कहा था कि भाई निहारिका या जो भी पदार्थ है उसके जो कण आपस में टकराते हैं तो उसमें पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती। और कांट, सॉरी मैं उल्टा बोल रही हूँ आपको, कांट ने तो ये कहा था कि भाई जो निहारिका है या जितने भी पदार्थ हैं उनके कण जब आपस में टकराते हैं तो उसमें ऊष्मा या गर्मी उत्पन्न हो जाती है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। और उन्होंने दूसरा ये भी कहा था कि कणों के टकराव से गति उत्पन्न होती है, ऐसा भी नहीं हो सकता। और उन्होंने ये भी कहा था कि आकार में वृद्धि के साथ गति में वृद्धि हो जाती है, तो ऐसा भी नहीं होता है।
तो इन 3 दोषों को दूर करने के लिए लाप्लास ने कुछ अपनी तरफ से कुछ अपने सिद्धांत में परिकल्पनाएं दी थी। हम थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहली जो समस्या थी कि जो कांड ने निहारिका की भी ताप कहाँ से आया, तो उसके लिए इन्होंने लाप्लास ने ये मान लिया कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक विशाल गर्म निहारिका या नेबुला उपस्थित थी। अब आप इस अंतर को जान लीजिए कि कांट ने तो ये कहा था कि भाई जो भी उस पूरे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे पदार्थ हैं बिखरे हुए हैं और ये बहुत कठोर, शीतल और गतिहीन है और आपस में टकरा करके उनमें ताप बढ़ता जा रहा है, भ्रमण गति बढ़ती जा रही है। लेकिन इन्होंने केवल एक विशाल गर्म निहारिका की परिकल्पना की। ये जो निहारिका थी वो प्रारंभ से ही गतिशील थी और ये निहारिका लगातार ठंडी होकर आकार में सिकुड़ती गई। तो इन 3 परिकल्पनाओं के आधार पर लाप्लास ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया। अब इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो लाप्लास का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि भी प्राचीन काल में ब्रह्मांड में एक बहुत तप्त, एक बहुत मतलब गर्म, गतिशील यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने वाला एक महापिंड यानी एक बड़ा सा पदार्थ था। उसको लाप्लास ने निहारिका का नाम दिया। अब ये जो निहारिका थी इसकी गति के कारण विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास होने लगा। कहने का मतलब ये है कि जब निहारिका एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने लगी तो उसमें से रेडिएशन निकलने लग गई, किरणें निकलने लग गई और उसकी गर्मी उसमें से निकलने लग गई। इस कारण से उसका जो बाहर का भाग ठंडा हो गया। इस प्रकार लगातार निहारिका ठंडी होती गई, संकुचित होती गई। धीरे धीरे निहारिका के आकार में और उसके आयतन में कमी होने लग गई और आयतन में कमी होने के कारण निहारिका की गति में लगातार वृद्धि होने लगी। अब चूँकि वृद्धि होने के साथ साथ आप इस परिकल्पना में जैसे हम बात करते हैं तो ये जो कांट की जो तीसरी गलती है वो भी इससे दूर हो जाती है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि कांट की जो तीसरी गलती वो भी इसमें बिल्कुल गलत साबित हो गई। बहुत ज़्यादा गति के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था या केंद्र प्रसारित बल था उसके कारण से निहारिका के बीच का जो पदार्थ था वो भारहीन होने लग गया, मतलब उसका जो वज़न कम होने लग गया। तो मध्य का भाग भार की ओर बढ़ने लग गया और जो भार का भाग था वो लगातार ठंडा होने लगा। ठंडा होने के कारण बहुत ज़्यादा घना हो गया। लेकिन ये जो ऊपरी भाग था वो धीरे धीरे ठंडा होकर के सिकुड़ने लग गया और मध्य भाग से छल्ले के रूप में बाहर निकलने लग गया। कुछ समय बाद तो ये गोल छल्ला जो था वो निहारिका से अलग होकर बाहर आ गया और निहारिका का चक्कर लगाने लग गया। इस प्रकार ये कुछ जो आप कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं कि इसने कांट की कुछ जो गलत पॉइंट्स थे उनको सही साबित करके दिखाया है कि लाप्लास ने ये बता दिया कि निहारिका से केवल एक ही छल्ला बाहर निकला। बाद में ये छल्ले 9 छल्लों में विभाजित हो गए, जबकि कांट ने तो ये बताया था कि निहारिका में से ही 9 छल्ले निकले थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक छल्ले के समस्त पदार्थ जो हैं वो एक स्थान पर गांठ के रूप में एकत्रित होकर गर्म वायव्य ग्रंथि या हॉट गैसियस एग्लोमरेशन के रूप में हमारे सामने आ गए और आगे चल के ठंडे होकर के ठोस बनकर ग्रह बन गए। इस प्रकार से 9 ग्रहों का निर्माण हुआ और बार बार जब ये प्रोसेस दोबारा से शुरू हुआ तो ग्रहों के उपग्रह बन गए और निहारिका का अवशिष्ट भाग सूर्य बन गया। तो जहाँ तक है ये वाली परिकल्पना कांट की परिकल्पना की तुलना में ज़्यादा सही नज़र आती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कांट की परिकल्पना से ज़्यादा सही है। फिर भी लाप्लास की परिकल्पना को पर्याप्त वैसे तो समर्थन बहुत मिला,
लगातार 150 वर्ष तक उसके बारे में सब सोचते हैं कि इस परिकल्पना बिल्कुल सही है और इसी के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। लेकिन